पेशेंस और पैशन है। हिट थे, हिट हो और हिट ही रहोगे, कोई रोक नहीं सकता। जा चली जा अगर तुझे छोड़ के जाना है, जा चली जा अगर तुझे छोड़ के जाना है। आज तेरे यार का पागल जमाना है। तुम बदल जाती हो हर मोड़ पे हर रंग की तरह। आजकल तो तुम मुझे समझ ही नहीं आते। लड़ लो जितना लड़ना है मुझसे, लड़ने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। पानी सर से गुजरना है तो गुजरने दो, डूब के मर जाओ। नॉट मोर देन सनी लियोनी। सनी लियोनी तो इट्स माई क्रश। तो तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे ही। मोला इस कदर ना तू दिल दुखा, वो जिंद मेरी उसे मोड़ ला। पिड़ के सपने भी टूटते नहीं, जो सज्जन बदलेगा। भाई माँ कसम खा कहता हूँ कि लड़की सुंदर हो, खूबसूरत हो, कत्ल कर देती है, कत्ल। और भाई साहब किसी के फंक्शन में और किसी की पार्टी में या महफिल में तैयार हो के आ जाए, वही कत्ल करने वाली। भाई वो कटार होती, तीखी कटार, कत्ल नहीं करेगी वो, टोटे टोटे बोटियाँ बोटियाँ कर देती हैं। और उसी चीज़ का पंगा, कपड़े नहीं मिल रहे, कईयों के तो अंडरवेयर तक नहीं मिले। भाई कहाँ पे कहाँ क्या पड़ा है, तो सोच लो क्या हाल हो। वो लड़की उल्लू की पट्टी है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं जितना लंबा हूँ वो मुझसे भी लंबी थी। थैंक यू सो मच। एंड उन्होंने मेरे गालों पे चिक्स पे किस कर दिया। मेरे तो फटके हाथ में आ गई भाई। पॉन स्टार कहने जो लग गए। लड़की को लड़का बोलता है कि चल मेरे नाल तेनू डिस्क ले जावा, कहती चल फुद्दू। बड़ी गालियाँ दी इस बंदे को मैंने दिल से, बड़ी खुली गालियाँ दी दिल से। मैं भाई तेरी वजह से ऐसा हो गया, जितना हो सकता है डिसलाइक करो भाई, कोई टेंशन नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका वल्गर बॉय और आज मैं एक स्पेशल सेगमेंट लेके आया हूँ, शायरी स्पेशल, जिसमें कि मैं नॉन स्टॉप शायरी करूँगा, बिना देखे, बिना किसी बुक एंड कॉपी से रीड करके, जो कि मैंने पहले लिखी हो। एंड जो कि मेरे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है प्यार, शराब और तुम। सो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहली चीज़ ये आती है कि जा चली जा, जा चली जा अगर तुझे छोड़ के जाना है, जा चली जा अगर तुझे छोड़ के जाना है। आज तेरे यार का पागल जमाना है। बहा दिया जो रक्त बहाना है, रगों को काट के क्या तुझे दिखाना है। बहा दिया जो रक्त बहाना है, रगों को काट के क्या तुझे दिखाना है। जा चली जा जो तुझे छोड़ के जाना है, आज तेरे यार का पागल जमाना है। सो फ्रेंड्स, राइमिंग रूमिंग थोड़ी सी ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज मैं ऑन द स्पॉट शायरी करने वाला हूँ। एंड जो चल रहा है वो आपके सामने है। एंड जब एक लड़की छोड़ के जाती है तो कुछ ऐसी बातें निकलती हैं एग्रेशन में, लेकिन 2 दिन बाद ही लगता है कि कुछ खो गया ज़िंदगी से। और उसके बाद लगता है कि अब क्या किया जाए। फिर ठेके भी मिलते थे, फिर वहाँ पे हम कहते थे कि बोतल में दिखने लगी है तू आजकल, बोतल में दिखने लगी है तू आजकल। गिलास में डालूं या सीधा मुंह से लगा लूं, गिलास में डालूं या सीधा मुंह में लगा लूं। दिल में उतरने लगी है आजकल, दिल में उतरने लगी है आजकल। तेरा सुरूर कुछ इस प्रकार है, तेरा सुरूर कुछ इस प्रकार है। नज़रों में, आँखों में लोगों को दिखने लगी हो आजकल। क्योंकि जब हम शराब पी लेते हैं सामने वाले को आँखों से पता लगता है यार पी के झूम रहा है। तो वही थोड़ा इसमें था कि ये कोशिश है। सो उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जब हमें लोग कहते हैं या लड़की का बैक कॉल आता है और हमें कहती है तू तो मेरे पीछे शराब पीने लग पड़ा, तू तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि बोलना चाहिए कि मोहब्बत उजाड़ देती है एक अरसे के बाद, मोहब्बत उजाड़ देती है एक अरसे के बाद। शराब तो तब भी उतर जाती है नशा चढ़ने के बाद। तुम तो कुछ इस कदर चली गई थी मेरी ज़िंदगी से, तुम तो कुछ इस कदर चली गई थी मेरी ज़िंदगी में मतलब निकलने के बाद। तुम तो कुछ इस कदर चली गई थी मेरी ज़िंदगी से मतलब निकलने के बाद। जैसे चाँद छिप जाता है दिन निकलने के बाद। कई दफ़ा सोचा कि तुमसे मैं वापस बातें करूं, कई दफ़ा सोचा कि मैं तुमसे वापस बातें करूं, कुछ गुजरे ज़माने की कुछ आज की करूं। पर हिम्मत नहीं होती, पर हिम्मत नहीं होती है सोच सोच के वो पल, पर हिम्मत नहीं होती है सोच सोच के वो पल कि तुम न थी जब मैं न था, तुम न थी जब मैं न था, तुम तो तुम थी जब मैं था।
तो यहाँ पे ये एक तुम न थी जब मैं न था, तुम थी जब मैं था, इसमें ये मतलब है कि जब मैं कुछ करना चाह रहा था तो वो समझ नहीं पा रही थी और कंडीशन कुछ इस प्रकार बिगड़ गई, फिर वो समझाना चाह रही थी, फिर मैं समझना नहीं चाह रहा था। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर उसके अरसे के बाद होता है कि निकल गया कुछ पल ऐसा, कि निकल गया कुछ पल ऐसा जिसमें बहुत कुछ हो सकता था। बहुत कुछ यानी कि हम समझ सकते थे, एक दूसरे को मना सकते थे, बट नहीं, वो निकल गया वक्त। एक आता है ना पैचअप के बाद, जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर होने के बाद एक दूसरे से लड़ जाते हैं, तो उसका एक टाइम आता है, उससे एक बार फिर मुलाकात हो जाती है, एक पॉइंट के लिए मुलाकात, यानी कि फ़ोन पे हो सकती है। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि गुज़र गया वो वक्त जिसमें बहुत कुछ हो सकता था। कुछ माफ़ियाँ, कुछ इरादे, कुछ इशारे हो सकते थे। समझा जा सकता था तेरे दिल के दर्द को, बांटा जा सकता था मेरे दिल के दर्द को। आई थिंक इसकी राइमिंग नहीं बनी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अभी इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि ये पोर्शन आना बाकी है। फिर आता है सुबह सुबह, सुबह सुबह डुक 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 करता हुआ मैं तेरे घर के बाहर आया। सुबह सुबह डुक डुक करता मैं तुम्हारे घर के बाहर आया, फ़ोन लगाया तुमने फ़ोन ना उठाया। सुबह 3:30 बजे कोई कमबख्त किसके घर के बाहर आता है। ये तो मोहब्बत थी जब कोई एक आशिक भी पागल कहलाता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एक हद से गुजर के किसी से प्यार करती हैं, और उस हद क्या लगता है यार नहीं, इससे ऊपर नहीं हो सकता, और हमें लगने लग पड़ता है कि नहीं यार, इस हद में अगर प्यार हो रहा है तो ये अगर एक बार लाइफ में, ज़िंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ज़िंदगी में आ जाए, जिस हद से वो प्यार कर रही है उसी हद से हमें बिगाड़ सकती है, बिगाड़ नहीं लेकिन हमें बर्बाद कर सकती है। क्यों? क्योंकि जिस शाख को काट दिया करते हैं हम आरी से, उसे दोबारा नहीं जोड़ा करते। जिस शाख को काट दिया करते हैं हम आरी से, उसको दोबारा नहीं जोड़ा करते। जो ज़िंदगी से जो ज़िंदगी से हद से, जो ज़िंदगी की हद से ज़्यादा प्यार करे, उसे ज़िंदगी नहीं बनाया करते। क्योंकि जब भी हम पेड़ को, किसी टहनी को काटते हैं, हम उसलिए काटते हैं कि हम उससे हम या बेच देंगे, या हम उसको सुखा के उसके मर के हम उसमें आग लगाएंगे, या हम उसके कोई फर्नीचर टाइप बनाएंगे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि उसको काट के हम उसको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे लाइफ में। उसी का क्या होता है कि हद से ज़्यादा कोई प्यार करने लग पड़े तो उससे थोड़ा दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हद से ज़्यादा प्यार करता है ना, वो किसी न किसी मोड़ पे आकर हमें कट ऑफ भी कर सकता है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए नुकसान बन सकता है। क्योंकि एक हद होती है, उसके हद से ज़्यादा प्यार नहीं, पागलपन कहलाता है, और हमें उससे दूर रहना पड़ता है। और यही हुआ। वो वक्त भी मुझे याद है, वो वक्त भी मुझे याद है, दिन में 100 मरतबा तुम्हारे मैसेज आया करते थे। वो वक्त भी मुझे याद है, दिन भर तुम मुझे फ़ोन किया करती थी। और वो वक्त भी मुझे याद है, जब नहीं मिलता था तुमसे तो तुम मुझसे घंटों लड़ा करती थी। आजकल मैं अपनी शायरी को लोगों को सुनाता हूँ तो बोलते हैं यार गुजरे ज़माने की बातें लगती हैं, और अगर मैं मुद्दा चेंज करता हूँ तो उनको बगावत की बातें लगती हैं। मेरे गाने सुनते हैं लोग तो बोलते हैं यार कुछ अलग है, और जब मेरी शायरी सुनते हैं तो कुछ अलग है, कहते हैं कि क्या करना चाह रहे हो, किस दौर में पहुँच रहे हो। तो कोई दौर नहीं है, कोई करना नहीं चाह रहे हैं, कहने की बात है। तुम बदल जाती हो हर मोड़ पे हर रंग की तरह, समझ ही नहीं आते। तुम बदल जाती हो हर मोड़ पे हर रंग की तरह, तुम बदल जाती हो हर मोड़ पे हर रंग की तरह, आजकल तो तुम मुझे समझ ही नहीं आते। कुछ इस प्रकार मिल चुके हैं तुम्हारे रंग तुम्ही में, कुछ इस प्रकार मिल चुके हैं तुम्हारे रंग तुम्ही में, कि अब तो तुम बदरंग लगती हो बेरंग की तरह। कभी कभी तुम पैरों की चप्पल, यहाँ हम पाँव की चप्पलों की बात कर रहे हैं, कभी कभी तुम पैरों की चप्पल उठाकर हमें थमा दिया करती थी, और शौक़ से हम उसको चूम दिया करते थे। शायद तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारे नौकर हैं। कभी कभी तुम अपने पैरों की चप्पल हमें थमा दिया करती थी, और हम शौक़ से चूम दिया करते थे, और तुम्हें लगता था कि हम तुम्हारे नौकर हैं मियाँ, का मिजाज देखना हमारे घर आकर। तुम्हारे हाथ की एक एक उंगली बड़ी प्यारी लगती है, या लगती थी कह सकते हैं। तुम्हारे हाथ की एक एक उंगली बड़ी प्यारी लगती है, या लगती थी। आज भी अपनी उंगलियों को पकड़ के सहलाते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही उंगली है। शायद तुम कोई छाप छोड़ गई हो मेरे अंदर, शायद कोई छाप छोड़ गई हो मेरे अंदर, या लगता है कोई
एहसास छोड़ गई है मेरे अंदर। निकालना चाहता हूँ कि निकल जाए सर से करके, निकालना चाहता हूँ कि निकल जाए सर से करके, लेकिन निकल नहीं पाता है। पता नहीं क्यों, क्या ये कैसे है। जितना मर्जी चाह लूँ तुम्हें भुला दूँ, पर तुम्हें भूलना भी मेरा ही घाटा है। मुझे हल्का हल्का याद है कि एक डायरी हुआ करती थी, और डायरी में रोज़ के कुछ ना कुछ लिखा जाता था। पता नहीं किसके बारे में, मेरे बारे में तो फ़िलहाल नहीं था, क्योंकि मैंने वो पढ़ ली थी बाद में। और उसमें लिखा जाता था कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मुझसे बातें की, ये किया वो किया। लेकिन जिस हिसाब से लिखा जाता था वो मेरे हिसाब से नहीं था। कि मैंने जिस हिसाब से मैं बातें थोड़ा करता था, मैं लड़ाई करता। तो उसमें एक लिखा हुआ था कि लड़ लो जितना लड़ना है मुझसे, लड़ लो जितना लड़ना है मुझसे, लड़ने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। लड़ लो जितना लड़ना है मुझसे, लड़ने के बाद तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम तो इस उम्मीद में, या तुम तो ये सोच के बैठे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम तो इस उम्मीद में या ये सोच के बैठे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। यही वहम तुम्हारा होगा, मेरा अक्स भी नहीं तुम्हारा होगा। कहानी 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 कहानी, तुमने जो कहानी लिखी वो अधूरी थी, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। तुमने जो कहानी लिखी वो अधूरी थी, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। क्या पूरा करेगी? यही कि तू आप से तू पे आ गई। यही कि तुम मेरे हो, ये हो वो हो, ये करते करते तुम मेरी ज़िंदगी खा गई। यही कि काम ना करो, मुझे वक्त दो। यही कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पर रुके रहना है कि तुम ही तुम हो और कुछ नहीं है। यही कि पानी सर से गुजरना है तो गुजरने दो, डूब के मर जाओ। पानी सर से गुजर रहा है तो गुजरने दो, डूब के मर जाओ, और भीगना नहीं है। हद होती है हर चीज़ की, हद होती है हर चीज़ की। तुम्हें थप्पड़ नहीं रसीदा आज तक किसी ने, तुम्हें थप्पड़ नहीं रसीदा आज तक, सॉरी, तुम्हें थप्पड़ नहीं रसीदा आज तक किसी ने। एक थप्पड़ पड़ा होता जोरदार कान के नीचे, एक थप्पड़ पड़ा होता जोरदार कान के नीचे, तो अकल ठिकाने आ जाती। जिस उम्र में तुम आशिकी करती हो, जिस उम्र में तुम मोहब्बतें करना चाहती हो, उस उम्र में तुम 2 बच्चे पाला करते। लड़कियों का बहुत पंगा है कि वो अपना सोचती है कि वो एक हाँ बहुत ज़्यादा एज में आके भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझ लग पाती है। चलो सॉरी टू से मैं किसी एक्ट्रेस का नाम लिया है, माधुरी दीक्षित एक्टिंग, मैं फ़ैन उनका, मुझे अच्छी लगती है देखने में। नॉट मोर देन सनी लियोनी, सनी लियोनी तो इट्स माई क्रश। तो तो वही है। तो लड़कियों का यही फंडा रहता है कि वो कभी एक की नहीं होकर रह सकती हैं। नहीं, मैं नहीं कहता कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। कि चलो मानते हैं कि आप देखते होंगे, प्रोफाइल्स देखते होंगे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे को फॉलोअर्स भी, फॉलोइंग भी है मेरी बहुत सारी। और मैं इनको जब लड़कियों की प्रोफाइल्स देखता हूँ तो उनमें बहुत सारे, बल्कि आज एक लड़की अपनी आईडी बनाए, एक लड़का आईडी बनाए, तो उसमें लड़के के 150 फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लड़की के अचानक 5 से 6 हज़ार से 10 हज़ार पे पहुंच जाते ठा ठा करते हुए। और वहाँ पे मुझे समीक्षा सूद की बात पे बहुत एग्री करता हूँ उनकी बात से कि तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगे। क्योंकि लड़के बस इसीलिए फॉलो कर डालते हैं कि बस लड़की को फॉलो किया, उसकी डीएम पे जाके मैसेज मारा, रिप्लाई आ गया तो चिट चैट शुरू, और वहीं से राम तेरी नई कहानी शुरू कर देते हैं वहीं पर ना। तो इसका मुझे मतलब नहीं समझ आता। अभी मेरे गाने आ रहे हैं, अभी पीछे मेरा एक ट्रैक वायरल हुआ जब मैं छोटा बच्चा था, और वो मेरी टाइम लाइन है। उसमें जितनी भी मैंने बातें की हैं, यानी जो मैंने पोइट्री, इसमें शेर व शायरी को मैंने एज अ रैप में ढाला था। और जो भी मैंने कहा था कि मेरे चोरी के अल्फाज सब किताबी है बकवास, पेज थी की स्टोरी में। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सबने प्यार भी किया और उसको शेयर भी किया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वायरल वगैरह। तो मैं उसको चीज़ को देख के करता हूँ यार, कैसे इतना, मतलब कि एक बंदा इतना बहुत कुछ कर रहा है, इतने लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, जो भी है। तो होल्ड करना, फ़ोन पे मैसेज आ गया। हाँ, तो सो मेजर यही है कि लड़कियों को बहुत फॉलो कर लेते लोग। अभी पीछे एक था कि मैंने अपने, जब मैं छोटा बच्चा था उसकी लास्ट में मैंने ना एक पोएम बोली थी। गाना तो मेरा अच्छा वायरल कर गया आप सबके प्यार की वजह से, और मैंने उसके लास्ट में एक पोएम बोली थी, मौला इस कदर न तो दिल दुखा, वो जिंद मेरी उसे मोड़ रहा। ये मेरे फर्स्ट क्रश पे था, जो मतलब कि फर्स्ट क्रश भी कह सकते हो, और जिसके पीछे मतलब कि बहुत 1 साल पूरा, मतलब कि
पापड़ बेलने कहते हैं जिसको, पापड़ बेलने हैं, और उसके बाद भी पता नहीं कहाँ पे कमी रह जाती है कि हम तो अपनी ओर से एफर्ट कर सकते हैं, अपनी ओर से पूरी जान लगा सकते हैं और अपनी ओर से पूरी शिद्दत से प्यार कर सकते हैं किसी को, पर कहते हैं कहीं ना कोई कमी रह जाती है, और उस कमी की वजह से वो किसी और की हो जाती है, और उस मोड़ पे हमें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, हम अपने आप को ये कर लें वो कर लें, ये रक्त जो भी होता है, हम मैं नाम नहीं लूँगा कि लटक जाए जो भी होता है, तो उस मोड में लगता है। तो बहुत इमोशनल मोड होता है वो हमारे लिए कि यार किया जाए ऐसा या नहीं किया जाए। तो मेरे लिए भी था वो इमोशनल मोड। 1 साल किसी के पीछे लगातार बिल्कुल शिद्दत से, कोई उल्टी सीधी बात नहीं, सिंपल एकदम उसको फॉलो थ्रू, उसकी ओर से पूरी अट्रैक्शन मिलनी, बातें होनी, एक दूसरे का बैठना, खाना पीना, घूमना, सब कुछ। बट वी आर अ गुड फ्रेंड एंड अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मुझे वक्त चाहिए, मैं सोच रही हूँ 1 साल, और उसके एक सडनली पता लगता है कि आई एम ब्लॉक इन एवरीवेयर। फेसबुक से ब्लॉक, इंस्टाग्राम से ब्लॉक, उस टाइम पे और कुछ चलता था वो भी, उस पर भी ब्लॉक, क्योंकि उस टाइम चल रहा था फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ, और भी हर जगह से वैन एवर जहाँ से बोलोगे, फ़ोन नंबर ब्लॉक, SMS सब एवरीवेयर ब्लॉक, एंड उसका नंबर बंद, नया नंबर ले लिया। एंड 6-7 महीने बाद पता लगता है, 6-7 महीने मेरा क्या हाल वो मैं बाद में बताऊँगा। 6-7 महीने बाद पता लगता है हिज उसका एक बॉयफ्रेंड है एंड वो इन्जॉय खुश है। तो मैं कहा अब क्या कह सकता है, चलो उसने अपनी ज़िंदगी में जो चूज़ करना था उसने कर लिया, अब इसके आगे मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था फिर। लेकिन उस वक्त था कि कुछ तो कमी है ना, तो कुछ कमी है मेरे अंदर। तो फिर ये था कि मैंने एक शायरी लिखी थी, और वो मेरी डायरी में, एक डायरी से मैं निकाल के बताता हूँ। एंड उस वक्त मैंने एक शायरी लिखी थी, और बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही डिमोरलाइज हो गया था मैं, और सोचता था कि यार क्या होगा। फिर मैंने पोइट्री लिखी थी एक कि सब कुछ पर कहीं कुछ अधूरा, कुछ लम्हे मैं कर लेता पूरा, ना टूटता इस कदर चूर के, हम सफ़र बन जाता जो तू मेरा। उससे पूरी पोएम है, बट मैंने इसके एक 4 लाइन सुना आपको कि सब कुछ पर कहीं कुछ अधूरा। तो एक दिन देखा उसको, और ये देख के बस मेरे दिल में यही आवाज़ निकली, और जैसी मेरी आवाज़ निकली और मैं देख रहा था, और वो 7वां महीना था, 7वां महीना था, 6 महीने में वहाँ पर, हाँ 7वें महीने में वो मुझे दिखी, एक लड़के के साथ बैठी है आराम से बाइक पे, हक करके, टाइट हक, पीछे बैठी हैं, लेग क्रॉस करके हक किया हुआ है, एंड बड़े इन्जॉइंग मूड में जाता। तो मैंने उसको देखा, यार उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे छोड़ के, मैं क्यों उसके पीछे डिप्रेस हो रहा हूँ। तो निकल गया उस लाइन से बाहर। तो मैं कहा चलो अब आगे फर्दर क्या किया जा सकता है। तो कुछ नहीं बचा मेरे लिए। मैंने कहा 6 महीने में मैंने क्या किया। फिर मैं कहा 6 महीने की स्टोरी बताता हूँ। तो जैसे ही सडनली सब कुछ हुआ, तो उस वक्त मेरे को सिर्फ शायरी करने का शौक़ था, बस किसी एक के लिए, कि हाँ उसी के लिए मुझे बस शायरी करने का शौक़ था। कभी 1 लाइन लिख के दे दी उसको, कभी उसके लिए 2 लाइन, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग मैसेज लिखने होते हैं ना, कि सुबह से एक मॉर्निंग मैसेज लिखूँगा अच्छा से टिका के, उस पर हैशटैग विशटैग मतलब अच्छा से बना के उसको सेंड करना। तो वहाँ से बोला ओह वाओ इट्स टू गुड, थैंक यू सो मच, यू आर माई लविएस्ट फ्रेंड, आता था हैशटैग लव यू सून, ऐसे कुछ नहीं, क्या क्या हैशटैग लगते थे उस वक्त। तो बड़ा अच्छा फील होता था। तो आदत पड़ चुकी थी पोइट्री लिखने की, पर जिस दिन वो एकदम से गई भाई, सन्नाटा, ऐसा लगा कि ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया। और सडनली मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि मौला इस कदर ना तू दिल दुखा, वो जिंद मेरी उसे मोड़ ला। आज बेरुखी सी है तेरी निगाहों, आज बेरुखी सी है तेरी निगाहों में, बेबसी है मेरी आहों में, कुछ भी भाए ना, कुछ भी भाए ना, सब बेअसर। मौला तू, मौला इस कदर ना तू दिल दुखा, वो जिंद मेरी उसे मोड़ ला। थोड़ा फंबलिंग करके इसको बोलते हैं, क्योंकि हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ। तो मैंने अपनी, जब मैं छोटा बच्चा था, पोइट्री में जो मैंने रैप सॉन्ग के बिहाफ पे उतारा है मार्केट में, और जिस पर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की, मौला इस कदर न तो दिल दुखा, वो जिंद मेरी उसे मोड़ ला, तो डाला था। और एक दिन दिखी मुझे अप्रोक्स 3 से 4 साल बाद। तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2000
2013-14 की बात कर रहा हूँ, और अभी कहाँ पे हम बहुत आगे आ गए हैं। अभी पीछे 2-3 साल पुरानी बात है कि हम दोबारा दिखी थी, तो उसने मुझको देख के स्माइल किया। बाइक पे जा रहा था, जैसे उसने मेरे को स्माइल किया ना, और मुझे उस वक्त लगा कि नहीं यार, वो सही थी, मैं सही था, सब ख़त्म, अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो वहाँ से हम जा रहे थे, लेकिन उस 6 महीने में मैंने अपने आप को जो मोल्डेड किया, यानी कि मैं शायरी लिखने लग पड़ा, सैड सैड, बुरी तरह, मतलब इतनी सैड कि पूछो मत। अभी मेरे गाने आ रहे हैं, पलका की कंधा आ रहा है, वो भी वहीं पे लिखा हुआ था। पलका की कंधा लिखा था गाना, और मैं पलका दी कंधा के आपके साथ मैं लिरिक्स शेयर करता हूँ। पलका दिया कंधा तोड़ वग जांदे ने दरिया, कल्ला कल्ला हंजू भी बुला नाल मिलदा है जा, किड़के सुपने भी टुटदे ने जो सज्जन बदले आ, पलका दिया कंधा तोड़ वग जांदे ने दरिया। तो ये मैंने उसके बाद लिखा और लिख के रख दिया डायरी में। उसके बाद माही वे लिखा मैंने, जिसमें कि उम्मीद है एक बंदे को कि लौट के आ जाएगी शायद। तो अभी मैंने गाने में तो मैंने इसका रिकॉर्ड कर लिया, माही वे और पलका। मैं सारे गाने जो मैं अभी बोलूँगा सब रिकॉर्डेड है, और उनकी स्टोरी थोड़ी सी चेंज की, लेकिन पलका के अंदर सेम टू सेम वही डिट्टो कॉपी रखी है मैंने। तो ये रखा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर सॉरी फ्रेंड्स, बैटरी ख़त्म हो गई थी, एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। तो दोनों को चेंज करने लगा तो मुझे ये भूल गया मैं किस टॉपिक पे था और कहाँ से कहाँ था। बट ये था कि मैंने एक उसी मतलब कि हम जिसकी बात कर रहे थे कि एक लव स्टोरी की बात कर रहा था मैं, अपनी पहले शायरी कर रहा था, उसके बाद अपनी लव स्टोरी सुनाने लग पड़ा। लव स्टोरी भी का ये एक तरफ़ा प्यार था, और एक तरफ़ा प्यार में अपना एक खुमार होता है, अपना ही मज़ा होता है कि हम सब समझते हैं, वो समझते नहीं, तो समस्तीपुरी बन जाता है एक किस्म का। तो यही है। तो उस टाइम पे मैंने एक पोएम लिखी थी मैंने, और वो पोएम मेरी बहुत मतलब कि कहते हैं ना खास थी। कविता तो नहीं मिल रही मुझको वो वाली। सो फिर इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के बाद मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। चलो फिर कुछ ना कुछ तो करना है, और किताबें पढ़ते पढ़ते थोड़ा अच्छा लगा। फिर अंदाज़े गालिब पढ़ने लग पड़े हम, और उनका अंदाज़ तो सबसे माहिर आपको सबको पता है कि मीर की शायरी, अंदाज़े गालिब कौन भूल सकता है। तो हमने फिर कोशिश कर ली कि हम भी कुछ लिखते हैं अंदाज़े गालिब में, और 2014 की बात है, हम भी अभी उठे ही हैं ज़मीन से, तो सोचते कि लिखते हैं। तो लिखी थी मैंने, हुस्न की इंतहा थी उनके चेहरे पर, हुस्न की इंतहा थी उनके चेहरे पर, कोई गज़ल लिखते उन पर, कोई गज़ल लिखते उन पर पल दो पल का साथ उन संग बीते ना बने। रात को चांद जरा थम के निकलता है, रात को जरा चांद थम के निकलता है, वो वो भी उनका दीवाना है, वो भी उसका दीवाना है। मुद्दतों में ऐसा चेहरा दोबारा दिखे ना दिखे, आंखें नापाक ख्वाब सजाए दिले, आंखें आंखें नापाक ख्वाब सजाएं दिल के इशारे पर, आंखें नापाक ख्वाब सजाएं दिल के इशारे पर, उसके आगे सब भूल जाएं। जब हम उनके आगे जाते हैं तो उसके आगे सब भूल जाएं, कुछ याद रहे ना रहे। कहाँ से शुरुआत करूं हुस्न शमा की, कहाँ से शुरुआत करूं हुस्न शमा की, अल्फाजों में उसकी तारीफ़ बने ना बने। जुल्फ़ों की अपनी सदा है, एक अदा थी, एक सदा थी। जुल्फ़ों की अपनी सदा है, करे लाखों बीमार, आँखों से आँखें लड़े। जुल्फ़ों की अपनी सदा है, करे लाखों बीमार, आँखों से आँखें लड़े, ऐसा समा आए ना बने। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोइट्री है, इसको समझना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब एकदम घूम के निकलता है। हमें लगता है ये ओह तेरी ये तो नॉट आउट निकला, ये रन आउट, ओह तेरी ये तो क्लीन बोल्ड था, ऐसे कुछ निकलता है। तो ये होता है कि हम बंदा शॉट मारता है, वेल उड़ चुके थे लेकिन रन ले रहे थे, उसको रन आउट करते बाद पता लगता है वो क्लीन बोल्ड हो गया था। तो कुछ ऐसी पोइट्री है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा बड़े इत्मीनान से।
और जो महारथी बैठे हैं और जो बड़े बड़े शायर्स बैठे हैं और वो मेरी पोइट्री को सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे पहले ही कहूँगा कि उनका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, तो कहीं पे कुछ गलतियाँ हैं तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं उनको ठीक करूँ, और मैं डेफिनेटली उनको ठीक करूँगा। तो अब आगे चलते हैं। शराब को रोज़ सलाम कर जाम पीते हैं। शराब को रोज़ सलाम कर शराब पीते हैं। सॉरी, लाइन गलत हो। शराब को रोज़ सलाम कर जाम पीते हैं। शराब को रोज़ सलाम कर जाम पीते हैं। उनके लबों से टपकती शफ़ा, उनके लबों से टपकती शफ़ा का लुफ्त मिले ना बने। उनके लबों की टपकती शफ़ा का लुफ्त मिले ना बने। मोहब्बत है, सॉरी, मोहब्बत ही महकता है वो। आजकल मैं भी पागल हो गया हूँ। चलो फिर भी चलते हैं। महकता है गुलाब मेरी गली पार, तो के जो बागों में, ये महकता जिस्म मेरे आंगन, ये महकता जिस्म मेरे आंगन आए ना बने। लाखों के लतीफ़े किस्से उनसे, लाखों के लतीफ़े किस्से उनसे, कई घायल कायल हुस्न उनका। पर हमसे मिले गज़ल गाएं, पर हमसे मिले गज़ल गाएं, ऐसा कोई किस्सा बने ना बने। गालिब महफ़िल मुशायरे से निकल, गालिब महफ़िल मुशायरे से निकल, आजकल हम नहीं लौटते। गालिब महफ़िल मुशायरे से निकल, आजकल हम नहीं लौटते। उसके आंचल लुफ्त की नींद का, उसके आंचल लुफ्त की नींद का एहसास गालिब भूले ना बने। तो इस कविता में पहले जो मैं की लिखने की कोशिश की है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, वो लोगों को भी कह रहा है कि वो ऑलवेज ट्राई मार रहा है, कि वो भी ट्राई कर रहा है कि वो उसकी हो जाए। तो वही जो मैं अभी पंक्तियों को आपके इसमें क्लियर करके बताऊँगा, तो वो भी ट्राई मार रहा है कि कोई से पूछता है कि हाँ क्या बना उसका, क्योंकि उसके घर के पास रहता है, उसके घर के पास की लड़की रहती है, एंड ट्राई मार रहा है, वो खुद ट्राई कर रहा है। तो कहता है हुस्न की इंतहा थी उनके चेहरे पर, कोई गज़ल लिखते उन पर, पल दो पल साथ उन संग बीते ना बने। तो कह रहा है कि यार ठीक है यार, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मैं ट्राई मार रहा हूँ एंड फॉलो थ्रू है मेरा, मैं चल रहा हूँ, सब कुछ है, और बट मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है उनसे, कि अगर मैं उनसे बात करूँ, कोई ऐसा पल मिल ही नहीं रहा कि मैं कुछ बात कह पाऊँ या उनसे बात कर पाऊँ, यानी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या उनके पास टाइम है या मेरे पास नहीं है, या कहते हैं ना कि वक्त ऐसा है कि जब वो घर से निकलते हैं तो हम नहीं निकल पाते, जब हम निकलते हैं वो नहीं निकल पाते, जब दोनों निकलते हैं तो साथ में कोई कोई होता है तो बात नहीं कर पाते, तो ऐसा कोई समा नहीं बन रहा है। तो वही कह रहा है कि हुस्न की इंतहा थी उनके चेहरे पर, कोई गज़ल लिखते उन पर पल दो पल का साथ उन संग बीते ना बने। तो मिल ही नहीं पा रहे हम दूसरे से, चूँकि आगे कुछ कहा जाए, उनको कुछ बयां किया जाए। गज़ल लिखने का मतलब वो दिल का हाल बयान करना चाहता है लिख कर। फिर ये किस्सा है कि शाम के वक्त जो कि वो घर से सामने ताड़ना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे है, रात को चांद जरा थम के निकलता है, वो भी उसका दीवाना, मुद्दतों से ऐसा चेहरा दोबारा दिखे ना बने। तो यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि आजकल चांद भी ज़रा थम के निकलता है, यानी थोड़ा रुक के निकलता है। इट्स मीन्स कि चांद निकलने से पहले बंदा छत पर है और वो लड़की को देखना शुरू कर देता है, और वो थम के निकलने का मतलब ये भी है इसमें कि वो एक बार उसके चेहरे को देख लेते हैं तो दूसरा चांद देखने की, जो असलियत में चांद है उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे कहीं ज़्यादा हुस्न और हसीन है वो चांद जो असलियत में है वो चांद नहीं, वो तारों में शुमार हो चुका है, और ये चांद असली चांद बन चुका है। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, रात को आजकल चांद जरा थम के निकलता है, वो भी उसका दीवाना, मुद्दतों में ऐसा चेहरा दोबारा दिखे ना दिखे, यानी कि जो हमने अब इसका दीदार कर लिया, इसके बाद अब किसी को देखने की जरूरत नहीं है। बेस्टेस्ट ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, सबसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की यही है। तो ये कहने की कोशिश यहाँ पे शायर कर रहा है। उसके बाद आ जाता है, आंखें नापाक ख्वाब सजाए दिले, सॉरी, आंखें नापाक इशारे सजाए दिल के इशारों पर, सॉरी, आंखें नापाक ख्वाब सजाए दिल के इशारे पर, उसके आगे सब भूल जाएं, कुछ याद रहे ना बने। सो यहाँ पे है जैसे कि उसका ये है कि आंखें नापाक ख्वाब से जाएँ, तो क्या होता है कि आंखें जब उसको देख लेती है, यार कितनी सुंदर है, मेरे साथ होती तो हम घूमते हाथ पकड़ते,
चूमते या कहीं बैठते कॉफ़ी पीते या एक कोक में कोल्ड ड्रिंक में एक दो स्ट्रो डाल के वो करते, या मतलब कि थिएटर में जाते फिल्म देखते, मतलब बहुत कुछ जो भी हम सोचते हैं आखिर उसको, और जैसे ही सोच तो लेते हैं लेकिन जैसे ही लड़की उनके पास आती है, बात तो छोड़ो भाई, मुंह से अल्फाज तक नहीं निकलते, और उस टाइम पे जो भी कुछ सोचा होता है सब कुछ माइंड से निकल जाता है, और हम ये सोचते हैं यार इसको हाई भी कैसे कहेंगे, हेलो कैसे करेंगे। तो ये बहुत होती है। पहले के तो हमारे टाइम में, लेकिन 15 से पहले तो ये सीन चल रहा था। 15 16 17 के बाद, 17 के बाद तो ऐसा है कि खुले खाते हैं, खुले खाते मतलब कि जो जहाँ जो भी है वो चल रहा है, किसी को कुछ भी कह दो कोई टेंशन नहीं है। कि आजकल तो चलते फिरते लड़कियों को, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को कुछ भी कह देती है कि उनको माइंड भी नहीं करते। लेकिन हमारे जो भी 15 से 16 17 से पहले का था तो उसमें थोड़ा डर था। वो डर इसलिए था कि मल्टीमीडिया का इतना वो नहीं था, मतलब कि हम उस दौर के बंदे हैं जिन्होंने मोबाइल नहीं भी देखा और मोबाइल देखा भी है। यानी कि आज के टाइम पे हम बहुत यूज़ कर रहे हैं मल्टीमीडिया को, सोशल नेटवर्किंग को, और एक टाइम ऐसा था हम यूज़ भी नहीं करते थे। तो हमारा दौर वो वाला है। तो जिसमें ये होता था कि जब हम आगे आए, हम अपने लाइफ में आए, तो हम डरते थे कि यार नहीं ये वो जगह कि मैसेज भी भेजने डर लगता था, मैसेज भेजते हुए कि कल कुछ पंगा पड़ गया, तो डरते थे। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं जिनके भी 10 10 12 12 15 साल से तक के, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, उनको घंटा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है यार कुछ नहीं होने वाला। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम डरते थे, वो नहीं डरते, क्योंकि उनके साथ हमारा सपोर्ट आता है। जब वो ऐसा कुछ कर देते हैं, लड़की से बात कर रहे हैं तो हमसे बात करते हैं, तो हम उनको मोटिवेट कर देते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा हमने ये किया एक्सपीरियंस। हमें कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि हम जिनसे बात करते थे उन्होंने तो मोबाइल भी नहीं देखा था। तो और वो इस सिचुएशन में थे कि क्या किया जाए यार, इन्होंने मतलब वो अपनी सिचुएशन में हमें विदाउट मोबाइल वाली आशिकी बता सकते थे या लव स्टोरी बता सकते थे, लेकिन मोबाइल वाली नहीं। लेकिन हमारा ऐसा दौर है, हम विदाउट मोबाइल वाली दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं। तो जब हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम उसको कंबाइन वाली बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। तो वो उनको उनको ज़्यादा एडवांटेज रहती है, उनको गाइडलाइंस मिल जाती है। और हमें तो कोई देने वाला था, हम डरते थे, और जैसे कोई लड़की सामने आती तो ब्लैंक हो जाते थे, जिसके बारे में हम सोचते थे। तो यही थी आंखें नापाक ख्वाब सजाए दिल के इशारे पे, है ना। फिर कहाँ से शुरुआत करूँ हुस्न शमा की, कहाँ से शुरुआत करूँ हुस्न शमा की, अल्फाजों से उसकी तारीफ बने ना बने। तो यहाँ पे था कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे सामने था, ये रोड है, मेन रोड जा रहा है, जैसे कि इस टाइप का हमारा घर था तो सामने उनका घर था। तो आई थिंक कोई फंक्शन था उनके घर पे। भाई माँ कसम खा कहता हूँ कि लड़की सुंदर हो, खूबसूरत हो, कत्ल कर देती है, कत्ल। और भाई साहब किसी के फंक्शन में और किसी की पार्टी में या महफिल में तैयार हो क्या जाए, वही कत्ल करने वाली। भाई वो कटार होती, तीखी कटार, कत्ल नहीं करेगी वो, टोटे टोटे बोटियाँ बोटियाँ कर देती हैं। और उसी चीज़ का पंगा, उसी चीज़ का पंगा, कहाँ से शुरुआत करूँ हुस्न शमा की, अल्फाजों में उसकी तारीफ बने ना बने। भाई फंक्शन था, फंक्शन में बैठे हैं, हम भी पीने के शौकीन, बैठे हैं साथ में 4 दोस्त बैठे हैं, एक एक लग रहा है मज़े से, हम जाम लगा रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी चढ़ी पड़ी, हमने देखा भाई, भाई ये कौन है भाई। तो बगला होता है तेरे सामने, यार ये तो आज अंगार लग रही है भाई, किसी अंगार सिंह ने भेजी होगी आज। अंगार सिंह कहाँ पे है, इसके पप्पा में, पप्पा को पकड़ो उसको, अंगार सिंह की अंगार सिंह की लड़की लग रही है। तो भाई जैसे वो आई, तो हुस्न शमा कहने का मतलब ये था कि भाई सच में वो हुस्न शमा इसलिए लग रही थी, जैसे वो एंट्री लेती है तो पीछे लड़ियाँ लगी होती हैं, लड़ियों के पीछे ना एक बहुत बड़ी कैंडल रखी थी, कैंडल में आग लगी हुई थी, और कैंडल ब्लो कर रही है, और वो दोनों तरफ थी गेट के। और जैसे ही वो अंदर आ गए ना, वो कैंडल के सामने खड़ी हो गई, और पूरा प्रॉपर मानोगे नहीं, आपकी कैंडल की आग वो ऐसे लग रही है कि जैसे कैंडल ही है वो, और उसको सिर से जल रही है, ब्लो कर रही है। भाई यार हुस्न शमा, और वो देख के बंदा ब्लैंक हो, भाई ये क्या चल रहा है। वो तो उस चीज़ पे लिखी, और अल्फाजों में फिर तारीफ बनती नहीं है। जो एक तो कहते हैं ना कि बस ये सोच लो कि एक खूबसूरत लड़की बिना सजे सवरे आपके सामने, और वो आपको कत्ल कर दे, इतनी खूबसूरती उसके पास, और इतनी खूबसूरती रखती है, और वो एक बार तैयार हो के आपके सामने आ जाए। वो कटार है, वो कटार जो आपको 1000 बार काटेगी, ऐसा काटेगी कि आप दोबारा जुड़ नहीं पाओगे, ऐसे चुभेगी आपके सीने में, और वो गम आज तक नहीं जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद अगले दिन की बात है ये, क्योंकि अब तो हम देख लिया जो था, अभी हमने उसको ही देख लिया, हमने पी पू लिया, अब हमको घर ले गए, हम सो गए, बस ठीक है। हम भी उस वक्त के थे, यही तो एक नई कहानी है, मैं पीछे जो कहानी सुना रहा था उसी के बाद की बात है। तो जो हो गया सीन हो गया ख़त्म, कहानी उसको, तो ये उसके बाद की बात है।
रांझे थोड़ा सुधरते हैं, रांझा जोगी होया वो अलग बात है, लेकिन रांझे नहीं सुधरते हम। तो रांझा सुधरा होगा ना, हम नहीं सुधरते। तो क्या हुआ उसके बाद हम अगले दिन उठे तो इतना पता लगा कि हम अपने घर में नहीं, हम उन्हीं के घर में, क्योंकि फंक्शन उन्हीं के लैंडलॉर्ड का था, मतलब कि वो किराए पे रहते थे और उन्हीं का फंक्शन था एंड वो उनके साथ हमारी बहुत अच्छी चलती थी। तो हम फ्लोर में सो रखे, डाउन फ्लोर में। अब ऊपर का फ्लोर उनका था, किराए पे दे रखा था, अच्छा खासा फ्लोर था, बनाया हुआ था एंड स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप था। तो हम नीचे सो रखे हैं, तो सोने का अंदाज ही बड़ा कातिलाना था। 6 लड़के एक रूम में घुसे पड़े हैं, किसी की जुराब किसी के मुंह में, किसी की लात किसी के मुंह में, किसी का अंगूठा किसी के मुंह में, ठीक है, किसी की चद्दर कहाँ उठ रखी है, कोई का कपड़े नहीं मिल रहे, कईयों के तो अंडरवेयर तक नहीं मिले भाई, कहाँ पे कहाँ क्या पड़ा है। तो सोच लो क्या हाल होते होंगे। तो उठे हैं तो सुबह मुंह में लेके ब्रश, मैं तो चलो उठा 5:30 6 7 बजे के करीब उठा, अपने घर गया। तो बालकोनी में वो चेयर होती है, चेयर पे बैठा आराम से रेस्ट करने के लिए, और मुंह में ब्रश ले कर रहा था। अचानक सामने से एंट्री होती है और बाल सुखा रहे हैं, तो बाल सुखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये शेर लिखा गया था, जुल्फ़ों की अपनी सदाएं करे लाखों बीमार, आँखों से आंखें लड़े ऐसा समा बने ना बने। यहाँ पे आँखों से आंखें लड़े ऐसा समा बने ना बने, मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक खेली है, बिकॉज यहाँ पे आँखों से आंखें मिले ऐसा समय बने, बने ना बने नहीं था, बने तो बने, क्योंकि बन गया था। क्या हुआ कि उन्होंने अगले दिन मुझे देखा था, उन्होंने शायद, मैं उनको देख रहा था, आई थिंक नोटिस कर लिया था, ये मैं आपको क्लियर करूँगा, नोटिस नहीं कर लिया, देख लिया था कि मैं उनको देख रहा हूँ, ताड़ रहा हूँ, तो पता लग गया था। तो अगले दिन उन्होंने बाल सुखा रहे हैं, जो झाड़ते हैं जैसे टावल से झाड़ रहे हैं, तो ऐसे झाड़ते झाड़ते ऐसे देखा उन्होंने मुझे, और मैं मुंह में ब्रश लगे, पूरी जो झाग जो होती पूरी मुंह से बाहर, एंड वो देख के हंस पड़े, और सामने से कहते हैं हाय किया मैंने, उन्होंने मुझे हाय किया, तो मैंने वैसे ब्रश उठा के हाय कर रहा हूँ हाथ में, तो वो कहते हैं हंसे और वो अंदर चले गए। और उस टाइम से मुझे लगा यार आई थिंक शी इज़ लाइक मी। और सामने से पीछे से मतलब कि नीचे से दोस्त देख रहे थे मुझे, तो वो कहते अबे इसको क्या हो गया, देखा तो ओ हो लंगूर को हूर, लंगूर के मुंह में अंगूर जाने वाला है, मतलब ऐसे कुछ बातें बूतें आपको पता है, दोस्तों का तो गाली गाली गुली देते हैं एक दूसरे को। तो ना ठीक है, तो देखा वो हुआ, तो अब बंदरों की तरह हमने इशारे कर दिए, ये मुंह से झाग निकाल दी टूथब्रश की, और टूथब्रश ही लेके लगे हुए हैं। तो नहाए धोए, कपड़े कपड़े में ढंग के नहीं पहनता, वैसे ही निक्कर पहन लूँगा एक, और जो मिल गया पहन लेता हूँ, मतलब मेरा कोई ये नहीं कि मैं स्टाइलिश हूँ, लेकिन भाई माँ कसम सामने ली का तो एकदम कहते हैं ना खूंखार टाइप का, ऐसा फैशन कि भूल जाओ, कि कहने का ना निकले शॉर्ट्स पहन के वो आइटम गर्ल सी लगती है मिडल टाउन की सड़कों पे, वो कैट वॉक सी करती है, कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब देख लो ऑन द स्पॉट मेरी शायरी नहीं कर रही है, पर वो लड़की उल्लू की पट्टी है। तो ये था, तो उन्होंने देखा, तो समा बन गया था, देखे ना देखे। तो यहाँ पे मैंने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया कि लोगों से कि नहीं ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ से दोस्तों को पता लगा, तो मैं कहा नहीं यार ऐसा वैसा नहीं है। तो फिर हमने कहा शराब को रोज़ सलाम कर जाम पीते हैं, उनके लबों की उनसे उनके लबों से टपकती शफ़ा का लुफ्त मिले ना मिले। अब यहाँ पे आप समझ लो, जिस चीज़ को मैं ना कर रहा हूँ वो चीज़ हो रही है। हफ्ता भर गुजर गया था, तो हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो अब हमारा होता था कि हमारे सारे ना लाइन में ऐसा है कि कुछ दोस्त पुलिस में हैं, अच्छे खासे हैं, और कुछ म्यूज़िक लाइन में मेरे साथ के, कुछ फौजी हैं, ऐसे मिला के कुछ 15 से 15 लड़कों का हमारा ग्रुप है, जिसमें से सारे शादीशुदा, सिर्फ मुझको छोड़ के एक और है, वो अपनी सुविधा में रहता है, उसके साथ में। लेकिन हम जब बहुत सारे गेट टुगेदर हो जाते तब मिलते नहीं, तो अकेले अकेले नहीं मिल पाते। वैसे 4-5 से ही मेरी रेगुलर रहती है, तो उन्हीं के साथ रहते, तो बैठे थे। अब हफ्ते भर मतलब कि 10 दिन लगा लो, 10 दिन के बाद हम, मेरे जो बालकनी होती है, हम वहीं पे बैठे थे चारों लड़के, तो मज़े से अपना जो है हैंग अप कर रहे थे एक दूसरे, पी पू रहे हैं, खा रहे हैं। अचानक से सामने से देखा उसने मुझको, लड़के बोलते यार वहाँ से लड़की देख रही है, देखने देना। कहता पीछे मुड़ के देख, मैं देखा से, मुझे स्माइल दी, मुझे अच्छा लगा। अब हमने तो पी रखी थी भाई, अच्छा तो किसको नहीं लगता। तो जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा, उसने स्माइल दी, मैंने कहा हाय, तो मैंने भी इशारा किया, कहते हाय। तो पता नहीं क्या उसने मुझे कहा कि इधर आना, तो मुझे लगा कुछ ज़रूरी काम होगा, तो मैंने कहा ठीक है आता हूँ। तो मैंने कहा कि बनाओ बनू कैसे था, तो उन्होंने बना के, ग्लासेस रेडी थे, तो मैंने फटाफट पकड़ा, लगाया हुआ,
निकल गया। मैं कहा चलो तुम करो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, अभी काम है कुछ उसको। तो उनको लगा कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, बस गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, बस वो सी थोड़ी हाई हेलो हुई थी। तो 10 दिन निकल गए तो मैंने बातचीत भी नहीं की। तो बुलाया, उसने बोला कि मेरे घर का ना कोई बिजली का सर्किट ख़राब है तो मीटर देख लो। तो बिजली का काम मुझे आता है, तो मैं नो डाउट मेरे साथ के, क्योंकि जो हम काम करते हैं हमारा काम यही है, सुबह से लेकर शाम तक बिजली वाली चीज़ों से पंगे लेते रहना। कंप्यूटर का काम कभी ये सेट नहीं होगा, कभी इन्वर्टर से सप्लाई नहीं आ रही, कभी किसी के स्टूडियो में कोई पंगा पड़ गया, डायरेक्ट करना है, तो लगा रहता है। मैं कहा चलो मैं देखता हूँ। तो हुआ कुछ नहीं था, उसके जो मतलब कि ओवरलोड की वजह से फ्यूज़ गर्म हो गए ना, गल गए। तो पहले वाले फ्यूज़ थे जो लगते थे, आज कोई एमसीबी लगती है, वो फ्यूज़ थे, वो सड़ गए थे, वो गल गए थे, तो उनके अंदर ही वायर उड़ गई थी। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हो जाएगा, तो एक मुझे वायर ला दो। वायर ला के थी, मैंने सेट सूट किया, तो लगाया, तो बंद कर दिया, सब सेट कर दिया। तो कहती थैंक यू। तो कहती कुछ नहीं। मैं कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मेरे को हाथ धुला दो, मैंने घर जाना है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। कहते अंदर आ जाओ। तो वो उनका व्यसन लगा होता, तो हाथ धोए वहाँ पे, धोते धोते तो अब यहाँ पे ये शायरी कंप्लीट होती है। क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा थैंक यू। तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं जितना लंबा हूँ वो मुझसे भी लंबी थी, मॉडल है, एंड अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, एंड अभी हमारा सब खत्म हो चुका है, वो कुछ था भी नहीं इतना। वो ये पोइट्री तक ही है, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसके बाद हमने शिफ्ट कर लिया था, और वो भी शिफ्ट करके मुंबई में सेटल्ड है, एंड बहुत अच्छा नाम उनका। तो जैसे ही मैंने वो हाथ तो कहती थैंक यू सो मच, एंड उन्होंने मेरे गालों पे चिक्स पे किस कर दिया। तो बस भाई साहब हम तो उड़ता पंजाब बन गए उसी दिन से, और हम तो शुरू हो गए चिट्टा वे करना। तो वहाँ पे ये चीज़ जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद क्या हो गया। अब उनको शायद मेरे गालों पे दिख गई कि लालगी, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पे तब ये लिखी गई थी कि शराब को रोज़ सलाम कर जाम पीते हैं, उनके हों लोगों से टपकी की शफा का लुफ्त मिले ना बने। तो ये यहाँ पे बनी थी पोइट्री। तो इसके बाद हमेशा ऐसा होता था कि बहाना चाहिए होता था कि अब थोड़ा तो हमारा ना, जैसे दोस्ती अच्छी उसी बहुत अच्छी हो गई थी, एंड मैं पोइट्री लिखता था। उसको कोई ये नहीं था कि मैं रैपर बनूंगा या सिंगर बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, मतलब डायरेक्शन कुछ भी नहीं सोचा होता। बस मुझे ये था, मैं पोइट्री लिखता था। कोई मुझे बोलता क्या करता हूँ, मैं बस शायरी लिखता हूँ, बस उसके काम क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। घर वाले को टुकड़ों पर पाल रहा हूँ, बड़ा भाई फौज में है, मम्मी की पेंशन लगी हुई है, मैं टुकड़ों पे पल रहा हूँ भाई, घर वाले को टुकड़ों पे पलता हूँ, बस ऐश करता हूँ। सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, गालियाँ खाता हूँ, दोपहर को घूमता हूँ, रात को लोग अपने दोस्तों के साथ बैठ के बेवड़ा मारता हूँ, और शाम को फिर गालियाँ, रोटी खा के गालियाँ सुन के और सो जाता हूँ। और वो तो नहाना, वो किसको जरूरत है नहाने की भाई, शाम को फिर एक ही तो दिनचर्या रोज़ की, मैंने कौन सा किसी को मिलने जाना है। तो ये रहती थी मेरे पास। तो इसके बाद तो और कुछ होता नहीं था। तो जो में फिर ऐश कर रहे हैं फिर हम तो, क्योंकि हम तो ऐश वाले बंदे, पोइट्री के अलावा कुछ आता नहीं है, तो अभी कुछ की शुरू भी नहीं किया था। और ऐसे ही 2-3 साल मैंने ऐसे निकालते थे अपने। और उसके बाद जाके मैंने अपना पहला रैप सॉन्ग रिकॉर्ड कराया था। सॉरी, पहला रैप सॉन्ग नहीं, पहला गाना रिकॉर्ड कराया था फैन सनी लियोनी का। और वो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन बन चुका था सनी लियोनी का। एंड मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि मुझे अपने पीछे टैटू कराना है, अभी भी कराना है। सो अभी मैं करा नहीं पाया हूँ, तो मैं अभी डेफिनेटली कराऊंगा टैटू। तो मैंने कहा यार बहुत बड़ा फ़ैन, तो मैंने बोला कि नहीं ये गाना करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। 12-13 बंदों के पास लेके गया भाई, मैंने गाना लिखा फैन सनी लियोनी का, उनको रिकॉर्ड किया, सब ने रिकॉर्ड किया। हम नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, हम रिकॉर्ड कर देते, हम नहीं गाएंगे। भाई मेरी तो भतीजी उड़ गई, मेरे तो फटके हाथ में आ गई भाई। गाना लिख दिया, गाने का म्यूज़िक करवा लिया, रिकॉर्ड नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। फिर कहते हैं ना जहाँ राह होती है वहाँ चाह होती है, तो बंदे ने कहा भाई तू खुद गा ले। मैं कहा मुझे भी सुर का नहीं पता, मैं कैसे गाऊंगा। कहते ट्राई कर गाने का, तो हो जाता है आजकल यार, जिनको गाना नहीं आता तो वो गा लेते हैं, तू तो तब भी गा ही लेता है थोड़ा बहुत। तो तू रैपिंग करता ही है, मैंने तेरे को देखा है। तो उस टाइम पे मेरे घर पे 2-3 रैपर आते थे, मतलब कि स्कूल के बच्चे थे, तो रैपिंग करते थे। तो कहते कुछ लिख के दे दो, तो मैं लाइनें लिख के देता और रैपिंग करते थे। तो मैं कहा चलो उनके साथ आदत पड़ चुकी थी। मैंने गा दिया सनी लियोनी का गाना, उसके अंदर रैप भी किया मैंने। और भाई अल्लाह माशाल्लाह बहुत तगड़ा रैप किया, और रैप मैंने फटी आवाज़ में किया। पता नहीं है ना कैसे गाना है, क्या करना है। गाना तो ऑटो ट्यून करके मतलब कि बना दिया अच्छा, बट सिंगर तो हूँ नहीं, तो ऑटो ट्यून ही चलेगा पूरा। तो बढ़िया हो गया गाना मेरा। लेकिन उसमें रैप पार्ट मेरा इतना खतरनाक था ना फटी आवाज़ में, कि मुझे गाना अपलोड करते वक्त उसमें से वो कट करना पड़ा। और अगर आज की डेट में मुझे बोले कोई सुनाए, तो मैं आज की डेट में आपके सामने लाइव शेयर कर सकता हूँ। और कुछ ऐसा बॉलीवुड में तेरा नाम जस्ट लाइक अ लैंडमार्क, गैंगस्टर के दिलों का तू बन गई है हॉलमार्क, बिग बॉस की ब्रांडिंग तूने ही तो की थी, होल वर्ल्ड की तू ही तो, या होल वर्ल्ड की तू ही तो क्राउनलेस क्वीन थी। इसी बात की लोगों को चुप गई सुई, पॉन स्टार कहने जो लग गए, तेरे नाम से चिढ़ने वाले हैं सब। डैम तू बन के छा जा पहेली, ओ माय बेबी डॉल, तू बन के छा जा पहेली, ओ माय बेबी डॉल। तो ये था।
तो ये गाना मैंने जैसे ही रिकॉर्ड किया ना, तो वहाँ से मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा घूम गया। तो स्ट्रक्चर घूमने के पीछे ये था कि मैंने गाना तो रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मेरे को बंदा बोलता कि तूने क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बोला मैंने सनी लियोनी लिखा है, एंड मैंने मेरा डायरी थी अपनी, मैंने क्या लिखा, तो उसमें मैंने एक शेर लिखा हुआ था कि लड़की को लड़का बोलता है कि चल मेरे नाल तेनू डिस्क ले जावा, कहती चल फुद्दू। तो कहता है ये भी अच्छा है कि चल मेरे नाल तेनू डिस्क ले जावा, कहती चल फुद्दू। तो मैं कहा हाँ मैंने लिखा है। तो कहते हैं इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। चलो। तो म्यूज़िक डायरेक्टर बंदा भाई अपना जिगरी, तो कहते करो, अपना ही भाई, घर का बंदा, अपना कज़न है भाई। तो मैं कहा चलो करते हैं। फुद्दू गाना रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है भाई, उस गाने में भी एक स्टोरी थी, साथ में मेरे एक फीमेल सिंगर आ रखी थी। ये जो पलका का गंदा भी, गंदा नहीं, पलका का कंधा जो गाना मेरा आ रहा है, उसमें जो स्टार्टिंग बोली है वो लड़की ने बोली, जिस वो लड़की आ रखी थी, उसके साथ वो भी आ रखे थे। तो कहता भाई उस टाइम पे ना, मतलब पंजाब में ओपनली वर्ड्स को बोलना नहीं इतना समझते थे, कि थोड़ा रुक के बोलने ऐसा कुछ होता था। तो उस वक्त पे उन्होंने बोला बुद्धू कर लो। तो यार हमने भी गाने के टाइटल में थोड़ा चेंज कर दिया। तो बाद में पता लगा भाई उड़ता पंजाब फिल्म आ गई, उसमें फुद्दू चल रहा है। बड़ी गालियाँ दी इस बंदे को मैंने दिल से, बड़ी खुली गालियाँ दी दिल से। मैं भाई तेरी वजह से ऐसा हो गया। मैं चलो कोई नहीं। फिर थोड़ा ऐसा था कि मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और मुझे गाने गुने मैंने किए नहीं। तो मेरा चैनल था, उस पर मैंने आई थिंक एक वीडियो अपलोड किया, जिस वजह से ना स्ट्राइक आ गई, और चैनल मैंने फिर स्ट्राइक आ गई। तो और गाना मेरा ही था। उसके अंदर पंगा ये होता कि मैंने आखिरी में आई थिंक किसी का वीडियो पार्ट लगा दिया। जैसे होता है ना कि हम एडिट करवा देते हैं, तो किसी ने अपलोड करके मुझे स्ट्राइक दे दी और गाना हट गया। तो मैंने चैनल ही रिमूव कर दिया, वो वाला, वो बीवी प्रोडक्शन के नाम से था। चलो जो भी था। तो उसके बाद मैंने 2 से 3 2 ये अभी 20 तक, जो अभी सडनली आप मेरे सारे गाने सुन रहे हो, तो मैंने कोई गाना अपलोड नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे गाने बहुत बने। तो फिर फुद्दू गाना बनाया हमने, तो बहुत मज़ा आया, बहुत चिल किया। तो उसी चिल के बाद हमने सोचा कि यार अब आगे भी कुछ करना चाहिए। तो हमने फुद्दू के बाद सडनली पलका दी कंधा किया, फिर हमने माही वे किया। माही वे की आपके साथ प्रॉपर वीडियो आएगी, इसलिए मैं उसके लिरिक्स नहीं बोल रहा हूँ। माही के वे के बाद हमने किया डॉगी लव, सॉरी डॉगी लव नहीं, लव डॉग। तो लव डॉग के पीछे भी यही कहानी थी, लड़का लड़की के पीछे घूम रहा कुत्तों की तरह, लड़की घास नहीं दे रही, और वो बोलता कुत्ते जैसा भौंक रहा, मैं तेरे पीछे दौड़ रहा, मैं बला बला बला, जो भी पूरी जहान का उसमें भड़ास निकाल रखी है मैंने। तो वो रैप में किया हमने, एक रैप में किया। पहला गाना गाया सनी लियोनी, फिर फुद्दू गाना गाया, फिर पलका की कंधा गाना किया जिसमें मैंने रैप किया, और बाकी वोकल्स किसी मतलब कि अपने सिंगर की और एक लड़की की इसमें वोकल है। एंड उसके बाद हमने माही भी किया, वो भी मेरे सिंगर की वोकल है, उसमें सिर्फ मैंने उसको लिखा और उसमें मोल्डिंग है मेरी। और उसके बाद मैंने लव डॉग किया, लव डॉग प्रॉपर मेरा रैप पार्ट। उसके बाद लव डॉग के बाद मैंने किया रात की बात, जो कि मेरा सडनली इस चैनल पे पहला गाना है रात की बात, वो किया। और उसको किया तो वो एक कहते कि फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, जो आज तक मेरे साथ हुआ, स्टार्टिंग से लेकर अब तक इतना जोर लगा रहा हूँ, कुछ बन नहीं पा रहा है। कुछ करने जाता हूँ वहीं पे सडनली कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ करने जाता हूँ वहीं पे सडनली कुछ ख़राब हो जाता है। तो ऐसा चलता रहा, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो गया था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि यार नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो छोड़ दिया था। फिर 2 साल काम कुम किया, अपनी शॉप की, एंड अपने दोस्त के साथ स्टूडियो में रहा। तो 2 साल निकाले। फिर 19 की स्टार्ट एंड में मैंने कहा कि अब अपना चैनल रन करना है, तो प्रॉपरली तरीके से, तो कैसे ऐसे किया जाए। फिर उसी हिसाब से हमने किया। तो फिर मैंने कहा यार कुछ स्पेशल नहीं होता, अपलोड किया जाए। और अपलोड ऐसा किया कि जैसे अपलोडिंग शुरू की लॉकडाउन हो गया भाई। अब जहाँ हमने वीडियोस प्लान की हुई थी, ये सब प्लान किया होता, फिर हम यही चीज़ रहेगी, पोइट्री डालो, गाने डालो, लिरिकल बना के डालो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते अभी लॉकडाउन में ना। लॉकडाउन खुलेगा तो आपको सब वीडियो शेयर करूँगा। फिर रात की बात की मैंने, रात की बात के बाद गाने के बाद मैंने किया था और भी गाने हैं मेरे पास, बहुत गाने हैं, अप्रोक्स 19 गाने हमने किए हुए हैं। और 19 गानों में अब धीरे धीरे हम उसको रिलीज़ करना शुरू कर रहे हैं। उसमें एक है पापा का राजा बेटा, वो गाना हम कर रहे हैं। उसमें मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे गाने जो आए थे मार्केट में उस टाइम पे, तो अप्रोक्स 2.5 लाख एक गाने के ऊपर व्यूज़ चला गया था सनी लियोनी वाले पे, और बहुत अच्छा वायरल हो रहा था। तो वहाँ पे मुझे लोग गालियाँ देनी शुरू कर दी थी, लोगों क्या वल्गर है ये गाना भी नीचे लगता है यार, लोग चिढ़ते हैं, अभी कम चिढ़ते हैं यार। जो ट्रेंड में आपका गाना आएगा, आपके गाने के बाद आपके दोस्त होंगे या जो आपसे चिढ़ते होंगे, दोस्तों के दोस्त जो चिढ़ते होंगे, दोस्तों नहीं चिढ़ते, दोस्तों के दोस्त जो चिढ़ते हैं आपसे,
वो डिसलाइक करना ठोक देते हैं, वापस शुरू कर देते हैं। अब भाई यहाँ से पता लगता है बंदे का बहुत अच्छा व्यूज़ जा रहा है गाने पे, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो अचानक से सडनली एक ह्यूज लेवल पे डिसलाइक्स आना, यानी कि आपको कोई जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से बहुत होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, जितना हो सकता है डिसलाइक करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ तो हैं, कुछ चुनिंदा बंदे, यानी कि उस 150 बंदों का ग्रुप तो है जो जो मुझे स्पेशली जाके देखते हैं, क्योंकि वो ऐसे स्पेशली मेरा चैनल खोलते हैं, मेरी नोटिफिकेशन ढूंढते हैं एंड मेरा गाना सुनते हैं और उस पर डिसलाइक करते हैं तसल्ली से। तो थैंक यू गाइज मुझे डिसलाइक करके कुछ वॉच टाइम देने के लिए, क्योंकि कई बंदे तो अपने घर के बगल वाले भी होते हैं जो अपने घर के साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं भाई तेरी जान दे दूंगा, और हर पार्टी फंक्शन में आपसे थर्रा पूरी बोतल मांगने आए थे कि ये आपका फंक्शन है भाई, पिला पिला ऐसे वाले वो से दोस्त भाई आपका फ़ोन की नोटिफिकेशन के आपका व्हाट्सएप का मैसेज तक खोल के नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते कि आपने भेजा क्या उसको। वो अगले दिन बोलते थे भाई नेट पैक ख़त्म था। भाई जियो के टाइम पे नेट पैक ख़त्म होता है ना, उससे बड़ा चूतिया नहीं होगा दुनिया में कोई। तो यही था कि कर रहे थे, फिर हम मेरा गाने अभी दोबारा डालने का पता नहीं कहाँ पे था, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर मैंने बीच में बैटरी ख़त्म हो गई है, उसको मैंने चेंज ओवर किया, तो उस वजह से मैं थोड़ा हो रहा था। तो वही कि हम कर रहे थे काम, तो फिर काम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे हम वेले थे, तो वेले के टाइम पे क्या होता था कि पोइट्री लिखनी है सब, तो फिर ये बात आती थी, यही यार देखो इतनी लंबी लंबी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, क्यों सुना रहा हूँ, कहाँ से कहाँ मैं घुस जाता हूँ ये मुझे नहीं पता लगता। तो कहने की बात है कि मेन अगर हम अपना तजुर्बा बताने की कोशिश करें, यहाँ पे अपना थोड़ा तजुर्बा बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे आऊँ, कि कुछ वक्त हम डिमोरलाइज हो सकते हैं। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, मुझे जहाँ पे पता है कि मैं आपको कहानी बताता हूँ कि हॉलीवुड के आर्टिस्ट की कहानी है, और ये मोटिवेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है। अगर आप इसको सुनोगे तो डेफिनेटली आप मुझे कहोगे कि यार हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, और इसी चीज़ से इम्प्लीमेंट, इसी चीज़ को मैंने देखा और इम्प्लीमेशन में जो भी वर्ड है ये वाला इम्प्लीमेंट किया, जो भी है कि मैंने इसको अपनाया और मैं ऐसा हुआ हूँ कि हॉलीवुड में एक एक्टर था, एक्टर भी नहीं कह सकते, कि एक अमेरिकन बंदा, मदर एंड फादर दोनों आर्मी में, एंड बहुत अच्छी उनकी क्या कहते हैं कमाई थी, एंड बहुत अच्छा वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे, एंड उनका मतलब कि कहते हैं ना इनकम बहुत अच्छी थी। लड़का उनका मतलब कि लगाओ कि एकदम एडिक्टेड, नशेड़ी, पूरा दिन ड्रग करना एंड घूमना फिरना एंड सेक्सोहोलिक, लड़कियों के पीछे भागना। तो लगाओ कि ऐसे बंदे ने, ऐसे बंदे की ज़िंदगी क्या होगी, सुबह उठता है सुट्टा मारा और चलो लड़कियों के पास, उनके पास हो गया फिर सुट्टा मारा, बस ये सब यार शराब पिए जो। तो सडनली उनके फादर की डेथ होती है। फादर की एज कुछ रही होगी 60 के लमसम, एंड 60 में उनके फादर की डेथ होती है, एंड उसके 6 to 7 8 मंथ के बीच बीच में मदर की डेथ हो जाती है, एंड घर में इनकम सोर्स नील, जीरो। एंड उनके घर था जो वो था, कुछ उसकी प्रोडिक्शन ऐसी थी कि उन्होंने कुछ लिखा होता कि पता होता है ना फैमिलीज़ को कि हमारे बच्चे कैसे हैं, तो कुछ ऐसा इंतजाम करके जाते कि बच्चे उस चीज़ को ख़त्म ना कर सके जिस चीज़ से उनका लॉन्ग सर्वाइवल रहे, कि बेरोज़गार रोड पे ना आ जाए बच्चा। तो उन्होंने शायद ये कुछ ऐसी चीज़ की हुई थी कि जो उनका घर है वो उनके बच्चों के बच्चों पे जाता रहे, अगर उनके बच्चे का कोई बच्चा नहीं होता आगे तो वो घर एनजीओ को चल जाए, उसके बच्चे के बाद मतलब डेथ के बाद, उसके लड़के की डेथ के बाद वो एनजीओ में चल जाए घर, उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। वरना तो उसके बच्चे होते हैं तो बच्चों के बच्चे आगे जाते रहे, और अगर जहाँ पर ख़त्म होता है अपना वंश ख़त्म होगा वहाँ पे वो एनजीओ में चल जाए। ऐसा कुछ था उनकी लॉज में, उन्होंने अपनी वसीयत में डाला हुआ। तो घर तो नहीं सेल कर सकता, लेकिन अब उसके यार एक एडिक्टिव बंदा कब तक बचेगा, उसने घर के सब कुछ सामान सुन जो था बेच सकता है बेचा। फिर उसके बाद 6-7 महीने में वो रोड पे, और मानोगे नहीं उसका हालात ऐसे कि वो कूड़े में से सुबह सुबह 4 बजे के आसपास कूड़ेदान में चला जाता था, जो घर के आसपास गार्बेज बॉक्स होता था उसके अंदर जाके बैठ जाता था, और लोग वहाँ गार्बेज फेंकते थे तो उसको गार्बेज में जो ढूंढ के, क्योंकि रात का जो वेस्ट होता है और जो उसको कूड़े में फेंकते तो उसको उठा के खाता था, क्योंकि वो एक हद से फ्रेश होता है, क्योंकि एकदम से ख़राब तो नहीं हो जाएगा वो। और आपको पता ही है कि ठंडे इलाकों में तो होता ही नहीं है, तो थोड़ा ठंडा इलाका था तो वहाँ ख़राब नहीं होता था, तो गार्बेज में से उठा के उसको लाना और खाना, तो ऐसे ही चल रहा था उसको। कम से कम उसने 1.5 साल, 1.5 से 2 साल निकाले हैं ऐसे, एंड वो एकदम पतली हड्डी जैसा हो गया। उसके बाद आई थिंक कोई फिल्म डायरेक्टर है, और मैं एक्चुअली इनके नाम नहीं ले रहा हूँ कि स्ट्राइक्स बहुत पड़ती हैं यार चैनल पे, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, तो आपको सिर्फ एक बंदे का नाम लूँगा, आपको एग्जांपल आ जाएगा। तो एक फिल्म डायरेक्टर एक बैगर को ढूंढ रहे थे कि एक ऐसा बैगर का रोल करने के लिए जो जेन्युइन हो और असली हो। तो और
उनकी नज़र इन पे पड़ी, तो इनको जब इनको लगा डायरेक्टर को कि यार बंदा परफेक्ट है मेरे, तो उनकी नज़र उन पे पड़ी तो लगा उनको कि ये परफेक्ट है मेरे फिल्म के लिए, एंड इसका शॉट जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो उन्होंने उससे बात करी कि हे बड़ी, इफ़ यू वांट टू डू वर्क, तो मेरी फिल्म में काम करोगे तो कुछ ऐसा वैसा। तो उसने कहा कि या ऑफ कोर्स इन वन कंडीशन, या उन्होंने कहा जस्ट टेल, कहता कि मुझे क्या मिलेगा, कि वो कहता कि हाँ हाँ तुम्हें मैं पे आउट कर दूंगा, 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मैं तुम्हें दूंगा। और इनकी इस बंदे ने वहाँ पे पैसों को नहीं माना, उसने कहा कि मुझे 30 डेज़ की ड्रग चाहिए, अगर आप मुझे 30 डेज़ के लिए ड्रग देते हो डेफिनेटली मैं आपकी फ़िल्म करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनकी बात हुई, तो इन्होंने उसको कहा ठीक है। तो 7 डेज़ का शूट था, एंड उसमें 3 डेज़ के लिए इनकी टाइमिंग थी, और 3 दिन को इनके लिए इनको बुलाया गया, और इन्होंने अपने बैगर का इनसे रोल करवाया गया, इन्होंने वहीं से खाना उठा के खाया रियल में, और जैसा था शूट किया। तो बाय लॉ एंड बाय प्रॉमिस डायरेक्टर ने उनको 30 डेज़ के लिए ड्रग दे दी कि ये लो आपकी ड्रग और आप जाओ। तो ये बंदा वहाँ से ड्रग लेता है और चला जाता है। और उसके बाद ना इस बंदे की कोई कहानी का शॉट है यहाँ पे, ना बीच में एक गैप है, फिल्म रिलीज़ होती है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और आपको पता है हॉलीवुड में जब रीमेक होते हैं तो रिटेन किए जाते हैं वही वही आर्टिस्ट जो उस फिल्म में थे, कोई एक्सचेंज नहीं किया जाता। तो इनको वही बैगर दोबारा चाहिए। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम फिल्म निकल चुकी है, अब वो एक शॉट रहता है, पूरी फिल्म निकल चुकी है, पूरी फिल्म के दौरान यानी 1.5 साल 2 साल का गैप के बाद एक फ़िल्म स्टार्ट होती है, फिल्म एंड तक आती है। आई थिंक हॉलीवुड में जितना टाइम लगता है, लगा लो कि 1.5 साल लग गया होगा, और यानी 3 साल के गैप में इस बंदे को लगातार ढूंढा जा रहा है, कहीं नहीं मिलता है, अपने कहीं नहीं पता लगता कहाँ पे। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि इनकी हमने जो पुरानी इनकी अलावा हमने जो इनके पेपर साइन किए थे उनके आई थिंक कहीं मिल जाए, तो वहाँ से हिंट मिलता है कि ये उस एरिया में रहता है जहाँ पे बैगेज वूगेज, जहाँ से उन्होंने कुछ कहीं से हिंट निकाल के उन्होंने एड्रेस निकाला उसका। तो जब ये इसके घर जाते हैं तो उसके घर एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम चमकता हुआ मिल रहा है। तो कहते हैं यार लगता नहीं कि उसी बंदे का घर है। तो अंदर एक बंदे के जाते तो अंदर एक बंदा बैठा था, कहता है यस, और वो एक बॉडी बिल्डर, मोटे मोटे डोले एंड बहुत तगड़ा हट्टा खट्टा मुस्टंडे टाइप बंदा। कहता है यस क्या चाहिए आपको। तो कहता है कि हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने हमारी फिल्म में रोल किया था बैगर का, हमें इससे वापस बात करनी है। कहता है यस टेल मी आई एम। हैरान होते सबकी, पूरे हाथ से पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। एक नशेड़ी एडिक्टेड बंदा, कूड़े में से खाना उठा के खाने वाला, जो महीने काम करने के बदले महीने भर की ड्रग मांग रहा है रोज़ के हिसाब से, वो बंदा इतना बल्कि हेल्दी बॉडी बिल्डर कैसे। तो वो कहते हैं कि नहीं यार चलो कुछ ठीक है, आप नहीं हो ऐसे। फिर वो कहते हैं नहीं मैं हूँ। फिर उन्होंने अपनी पूरी बताता है कि स्टोरी की, जब मैं आपके वहाँ से आया तो मैंने जब मैं आपके पास गया था तो उन्होंने बोला ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए तुम तो एकदम ऐसे मतलब की कहानी जो बातचीत चलती। तो कहता है कि जब मैं आपके सेट पे था तो आपके सेट पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर आ रखे थे, एंड आपने पूरे कर्व्स को उनसे मिलाया मुझे छोड़कर। और मुझे लगा कि आप इसलिए सबको बुला रहे हो कि सब हेल्दी हैं, सबकी बॉडी है एंड सब अच्छे दिखते हैं और सबकी पर्सनैलिटी है। अब तब उनको सबको आपने उन सबसे इंट्रोड्यूस कराया, आपने मुझे नहीं करवाया। तो मुझे बहुत गिल्ट महसूस हुआ खुद पर, आपका नहीं, मुझे गुस्सा भी आया खुद पर कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि कोई मुझे अपनी फ़िल्म में काम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक आर्टिस्ट से नहीं मिला रहा है। एंड तो मुझे वो बहुत पिंच करी बात। और इसके बाद मैंने घर आकर जिम करना शुरू कर दिया, एंड वो ड्रग को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। और वो ड्रग सामने पड़ी थी एक उसमें रख के, कि उसमें लिखा था फॉरगेट इट, उसको भूल जाओ, लिख के उसने रखा हुआ था, उसको फ्रेम करा के। एंड वो कहता है इसको भूल जाओ। और वो देखते हैं उसने ड्रग में से एक पीस नहीं निकाला और कुछ नहीं किया। एंड वो जिम करता है, और वो कहता है कि मैंने जिम किया टोटली पिछले 2.5 साल से लगातार जिम कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, जिम करता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, जिम करता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, जिम करता हूँ, थक जाता हूँ, सोता हूँ और खाता हूँ। तो कहते हैं और खाने के लिए बस वो पूरे सोसाइटी के जितने भी बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है, छोटी छोटी, लेकिन उनको एक्सरसाइज करवाता है। उनके मदर और पेरेंट्स से उसको थोड़ी सी हेल्प मिलती है, खाना मिलता है, थोड़ी मनी मिलती है, तो उससे वो अपने घर की रोटी रोटी खाता है और बल्कि बन जाता है। और इसमें उसने प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अच्छी बॉडी बना लेता है। तो डायरेक्टर कहता है कि तो हमें तो अपने फिर से कास्ट करना था, हमने फिल्म बनानी है, तो आपको फिर अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। तो बंदा कहता है डेफिनेटली मैं करूँगा। उन्होंने वापस उसी लेवल पे पहुंचा, वही दाढ़ी बनाई, उसी वही वापस उस मूवी में काम किया नई में। उसके फिर 6 महीने बाद अपने को बल्क किया, एंड देन उन्होंने फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर
के साथ हैंडशेक किया, मेरे एक अच्छा मोमेंट बिताया। और वहाँ से उन्होंने पूछा कि यार आपने ऐसे ट्रांसफॉर्म कैसे किया, एक नशेड़ी होने से, एक लड़कियों के बिना ना रहने, लड़कियों के बिना ना रह कर भी आपने कैसे ट्रांसफॉर्म। कहता कि यार मोटिवेशन यही था कि जब मैंने ड्रग्स को नो नहीं कहा, मैंने अपने आप को नो कह दिया कि नहीं अब कुछ करना है। और मैंने जिम किया, सोया खाया जिम किया, बस इतना जिम करता था कि थक जाता था, रोटी खाते खाते मैं सो जाता था। यानी कि मेरे माइंड में ड्रग के लिए स्पेस ही नहीं बचा। जब बचा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली मेरा उस पर ध्यान नहीं जाता था। सुबह उठता था, खाता था, जिम करता था, थक जाता था, रखता था, फिर खाता था, सो जाता था, उठता था, खाता था, जिम करता, मतलब ये चीज़ चली थी। उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, मैंने पूरा टाइम अपनी जिम में लगा दिया। और उसने फिर अपनी बनाई और ऐसे करके उसने एक अपना स्टैब्लिश कर दिया, एक एम्पायर स्टैब्लिश किया। आज की डेट में बहुत बढ़िया, अमेरिका में एक चैन चलती है उनके जिम्स की, और उनका वहाँ से बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेस वहाँ के उनके जिम के वो हैं, मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल बात आती है कि एक ऐसा बंदा जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता था, आज की डेट में वो एक अच्छे पायदान पे। और एक और बात कि उनकी 6 गर्लफ्रेंड्स हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि उन्होंने अपने आप को किस हिसाब से बदला है। तो वही मेरी मोटिवेशन के वो रहते हैं हमेशा कि यार जब बंदा एक ऐसे लेवल से उठ के आगे आ सकता है जिसमें उसकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ से एक बिलियनियर बन सकता है, मिलियनियर बन सकता है, तो ऑटोमेटिकली यार हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम भी उसके लेवल से तो बहुत अच्छे ही हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। यही मेरी स्टोरी थी एंड यही मैं पोइट्री में ही बोल रहा था। पोइट्री रहेगी भाड़ में, पता नहीं कहाँ से हम कहाँ निकल गए। शेर व शायरी हम किसी और दिन कर लेंगे। बाकी मैंने स्टोरी कवर करनी थी कि यार मेरे बड़े दिनों से था कि मैं खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ बोलूँ और आप लोग सुने और मैं अपलोड करूँ, और मेरी स्टोरी सुनने के मुझे क्या रिव्यूज़ मिलते हैं ये देखना चाहता था। मेरी लाइफ तो ऐसी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, चाय पीता हूँ, कंप्यूटर पे एडिटिंग करता हूँ, अपने गाने लिखता हूँ लॉकडाउन में और वीडियोस बनाता हूँ। उसके बाद सो जाता हूँ, घर को कुछ करने को नहीं, खाता पीता हूँ, बस यही है। बट वेन एवर लॉकडाउन एज ओपन तो मैं डायरेक्शन करता हूँ, अपने फ्रेंड्स की वीडियोस में डायरेक्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं अपने खुद के गाने करता हूँ, खुद के रैप सॉन्ग्स करता हूँ, खुद की पोइट्री लिखता हूँ, मैं लोगों को पोइट्रीज लिख के देता हूँ। और कई जैसे कि मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे क्लाइंट भी हैं, जिनको मैं उनकी जैसे कि कई को अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल लिखना चाहिए होता है तो मुझसे बोलते कुछ लिख के देते तो उनको देता हूँ। वो मतलब कि मेरा एक बिज़नेस टाइप ही है कि मैं उनको उनके स्पेशल वन के लिए कुछ ना कुछ लिख के देता है, तो चलता है। और बहुत लोगों ने अपनी गाने भी बनवाए मुझसे ऐसी चीज़ पे। तो ये कि आपको यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक ऐसे लेवल पे उठाऊँ जब लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि हमारे पास रिसोर्स नहीं था, भाई मेरे पास भी नहीं था। हमारे हमारे मेरे मेरा तो फादर नहीं है, भाई मेरे भी नहीं है। भाई मेरे घर में कोई और मतलब कि सब फीमेल्स हैं, एक कोई भाई इस वक्त मेरे घर में मैं अकेला मेल हूँ, बाकी फीमेल्स नहीं। मेरा भाई जॉब पे है एंड बोले तो कि हमारे खर्चे बहुत हैं, भाई मेरे भी बहुत खर्चे हैं। मैटर नहीं करता कि हम क्या करते हैं, मैटर करता है कि पैशन है ना अगर आपके अंदर, पेशेंस और पैशन दोनों हैं तो आप किसी न किसी दिन क्लिक कर जाओगे। पेशन और पैशंस नहीं है, बस पानी की तरह पैसा बहा लो, फ्लॉप हो फ्लॉप रहोगे, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अगर पेशेंस और पैशन है, हिट थे, हिट हो और हिट ही रहोगे, कोई रोक नहीं सकता। सो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, लव यू ऑल। रात के 2:30 बज चुके हैं, अब मेरा कबड्डी खेलने का टाइम है, तो आप सब भी इन्वाइटेड हो। कमेंट बताइए कि किसके कितने स्कोर हुए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।